अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा मामला एक मुहावरे जैसा हो गया है। मुहावरा ये है कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं होती, अपने साथ कई दूसरी मुसीबतें लेकर आती है। तो एक मुसीबत जो अभी पिछले दिनों हमने भुगती और जिसके असरात अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, मरी का सान्या, जिसमें 22-23 अफराद जानों से गए और इस सान्हे के नतीजे में हमें अपने इंतज़ामी और माशरती ढांचे में बहुत सारे नकाइस का अंदाज़ा भी हुआ। ये मामलात अभी जारी हैं कि इसी दौरान में एक और ख़बर सामने आ गई है और अंदाज़ा ये है कि अगले 2-1 रोज़ में ज़िमनी फ़ाइनेंस बिल जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। अब ज़िमनी फ़ाइनेंस बिल एक बहुत बड़ा बिल है जिसमें पाकिस्तान के तमाम इक़्तिसादी पहलू जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे और वो उस पर ऐसी कानून साज़ी हो जाएगी कि मामलात पहले जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका ताल्लुक़ हमारी हर आदमी इंडिविजुअल से भी है और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी से भी है और हमारे इसका तहफ़्फ़ुज़ से भी उसका ताल्लुक़ है। वो मामला है कि जो कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट होती है और जो साज़ो सामान और आलात इंपोर्ट होते हैं वो पहले टैक्स से मुस्तस्ना थे और ये बहुत फितरी सी बात है कि इस तरह की चीज़ें टैक्स से मुस्तस्ना होनी चाहिए। लेकिन इस फाइनेंस बिल के तहत इनको इस्तिस्ना इनका ख़त्म किया जा रहा है और इस इस्तिस्ना के ख़त्म करने की वजह भी IMF का दबाव है। तो लिहाजा आज या कल जब भी ये फ़ाइनेंस बिल मंजूर होगा, ये कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइफ सेविंग चीज़ें, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, ये लाइफ सेविंग आलात, इनकी इंपोर्ट भी महंगी या मुश्किल हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो पहले ही मुआशी इक़्तिसादी बहरान का शिकार हमारा मुल्क है, मज़ीद हम इन चीज़ों से महरूम हो जाएंगे और नुकसान का बायस बनेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात हैं और वो चीज़ों का बहुत गहराई से और गैर रिवायती अंदाज में जायज़ा लेते हैं, जिससे इंसानियत का पहलू ज़्यादा नुमाया होता है। जब ये ख़बर सामने आई तो हमने डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से रब्ता किया और कहा कि आप इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई देंगे। तो वो मुस्कुराते हुए कहा कि बात यह है कि ये इस हुकूमत के मिजाज के मुताबिक तबसरा तो ये है कि ये कुदरत के मामलात है, कुदरत के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जैसे चल रहा है चलने दें। तो कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए आलात की दरामद तो दरअसल कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत है। बज़ाहिर ये ज़रीफ़ाना तबसरा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये हुकूमत के तर्ज़ अमल और उसके माइंड सेट के ऐन मुताबिक है। माइंड सेट यही था ना कि लोग जब हालात अच्छे नहीं थे, मौसम अच्छा नहीं था, तो लोग क्यों मरी जा रहे थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। जैसे वज़ीर आज़म ने लोगों को डांटा, जैसे दीगर वज़रा ने और बाकी लोगों ने डांटा कि ये आप क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोगों की मिजरीज़ कम करें, उनके दुख में उनके साथ शरीक हों और इस मुल्क से दुखों के ख़ात्मे के लिए हिकमत अमली बनाएं, आप लोगों को डांटते हैं। तो ये तबसरा बज़ाहिर ज़रीफ़ाना है और उसके नतीजे में अगर कोई ये कहे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो ये हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह जिन दावों के साथ इक़्तिदार में आए थे वो बड़े गैर मामूली थे। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे जाके इसे देखा जा सकता है। इंतखाबात से चंद रोज़ पहले इमरान ख़ान ने कौम को एक 10 नुकाती हिकमत अमली की नवीद सुनाई थी। इस 10 नुकाती हिकमत अमली का बुनियादी नुक्ता ये था कि वो इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी मुनसिफ़ाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे जिसके नतीजे में मुनसिफ़ाना टैक्स का निज़ाम नाफिज हो जाएगा और इस आदिलाना और मुनसिफ़ाना टैक्स पॉलिसी के नतीजे में सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स कम होकर 5% पर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा था जो इस हुकूमत ने कौम के साथ किया और इस सियासी जमात ने
قوم کے ساتھ کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ جماعت اور اس کے رہنما اپنے وعدے بھول گئے اور دیگر معاملات ان کی توجہ پر زیادہ آ گئے، جن میں خاص طور پہ حزب اختلاف کے ساتھ انتقامی کارروائیاں اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ ناظرین، ہم آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا عادلانہ ٹیکس پالیسی کی بنیاد بھی سمجھ لیں۔ عادلانہ ٹیکس پالیسی یہ ہے، یہ اصل میں وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان ایک اتفاق رائے پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے بہت سارے نکات میں 3 اہم ترین نکات ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ آمدن میں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طبقہ ٹیکس سے استثناء نہیں رکھے گا، یعنی صرف غریبوں پر ٹیکس نہیں ہوگا، خفیہ ٹیکس لگا کر غریبوں کی خون اور اس کی دولت نہیں نچوڑی جائے گی، کالے دھن پر پابندی ہوگی، اور معیشت کو دستاویزی کیا جائے گا۔ تو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اور 3 مہینے یا 3.5 سال کے بعد اس حکومت نے ایک قدم بھی اس مقصد کے حصول کی طرف نہیں بڑھایا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج قوم پر 17% ٹیکس تو جنرلی لگایا ہی جا رہا ہے، لیکن آفات سے نمٹنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور اقتدار میں آتے وقت اس حکومت نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان تمام وجوہات کو دور کر دے گی جن کی وجہ سے ریاست پر گردشی قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت پرکشش وعدہ تھا، بڑا چمکدار وعدہ تھا، لیکن عملاً کیا ہوا ہے کہ پاکستان پر گزشتہ تمام ادوار سے زیادہ صرف 3-3.5 سال میں گردشی قرضہ سب سے بڑھ چکا ہے۔ یہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت اپنے وعدوں کی پاسداری کے سلسلے میں کتنی غیر ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حکومت کسی مینیفیسٹو کے تحت عوام سے کیے گئے کسی وعدے کے تحت اقتدار میں آئے تو اس کی پہلی ذمہ داری ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتی ہے، لیکن اس حکومت نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، ایسے ہی سرگرمیوں میں مصروف رہی جس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی پیدا ہوا، اقتصادی عدم استحکام بھی پیدا ہوا، اور عام آدمی کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اور اب جو تازہ بدخبری ہے وہ یہ ہے کہ آفات سے لڑنے کے لیے جو سسٹم درکار ہوتا ہے ملک کو، اس کی درآمد پر بھی پابندی ہوگی، اس کی درآمد پر بھی ٹیکس ہوگا اور بھاری ٹیکس ہوگا۔ لہٰذا آئندہ اگر ہم موت سے بچنا چاہتے ہیں تو نہ مری جائیں، نہ ناران جائیں، نہ کہیں اور جائیں۔ اس ملک میں آپ کو تفریح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس ملک میں آپ کو صرف ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس دیتے چلے جانا ہے، اور حکمرانوں کو اپنے وعدوں کی تکمیل نہیں کرنی بلکہ اپنے وعدوں کے برخلاف عوام کا استحصال کرتے چلے جانا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ بوجھ اور عوام سے ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔